हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टोटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओवरऑल हम क्या डील करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है, इसके बाद में रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इत्मीनान से समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ओके, कि आप प्लान करते हैं कि आपका ह्यूमन रिसोर्स को आप किस प्रकार से यूटिलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले आप कितने लोग आपको लगने वाले हैं, सिलेक्शन क्या होगा, कितनी क्वांटिटी के लोग लगेंगे, किस क्वालिटी के लोग लगेंगे, किस क्वालिफिकेशन के लोग लगेंगे। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं, उन लोगों को एक्वायर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एक जगह, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनको फिर उनके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो यही प्रोसेस होती है क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये जो फंक्शंस हैं एचआरएम के वो परफॉर्म करने होते हैं ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organization and social goals. Okay, तो ह्यूमन रिसोर्स केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेपरेटली नहीं होता है, हम ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स को एज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी देखते हैं। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कंडक्ट किया जाता है कि ओवरऑल हम सोसाइटी में क्या चेंज लेकर के आना चाहते हैं, किस प्रकार का हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि हम टाटा की बात करते हैं कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है, तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट लेकर के आता है इन अ लार्ज सोसाइटी। तो हम किस प्रकार का इम्पैक्ट लेकर के आना चाहते हैं बाय डेवलपिंग अवर ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो यही ओवरऑल क्या है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे आप देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, कोर में है पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल में क्या होगा कि पर्सनल लेवल में आपका करियर, आपका पर्सनल स्किल ग्रोथ, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका न्यू जॉब, जॉब में आपकी ग्रोथ। ओके, आपका फ्यूचर, योर सोशल फ्यूचर, योर फाइनेंशियल फ्यूचर, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, पर्सनल लेवल पर आ जाएगी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद में फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल ऑब्जेक्टिव की आपने यदि सेल्स फोर्स में 10 लोगों को लेकर के आए हैं, ओके, तो उस डिपार्टमेंट या उस फंक्शन का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छी सेल्स आनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि लोगों की अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो भी एम्प्लॉय है उनको बहुत अच्छे तरीके से पर्सनलाइज ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, समय समय पर उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि वो जो ओवरऑल फंक्शन है, वो डिपार्टमेंट है, वो लिफ्ट हो। इसके बाद में यदि फंक्शंस सारे के सारे डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को सही तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन आ जाता है इसमें कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से डेवलप होगा, सही तरीके से ट्रेन होगा, उनकी सही सिलेक्शन हुई होगी, सही जगह पे उनको प्लेसमेंट किया हुआ होगा, तो और आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो फुलफिल होगा और इसी से आपका सोसाइटल गोल भी फुलफिल होता है। ओके, कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोग सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, स्किलफुल लोग हैं, वोकल लोग हैं, तो ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है, आपका फंक्शंस है, किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एचआरएम डेवलपमेंट के। उसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले कोर है पर्सनल लेवल, उसके बाद में फंक्शनल लेवल, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और आखिरी में सोसाइटल लेवल पर जाकर के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। तो ये है हमारा क्या, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। इसमें आपकी थ्योरी डली हुई है, आपको पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पर्टिकुलर पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो पर्सनल लेवल पे क्या है आपका, एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेंटेन एंड रिटेन एज मोटिवेटेड
ओके, तो आप क्या पर्सनली मोटिवेटेड रहेंगे यदि आपका डेवलपमेंट हो रहा है फंक्शनल लेवल पे जाकर के, इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि एम्प्लॉय और आपके एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप रहे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रहे, सही तरीके से वर्किंग कंडीशंस, सही वेजेस और वर्किंग कंडीशन सही तरीके से प्रोवाइड की जाए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू हेल्प मैनेजमेंट टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम से ये नहीं है कि हमारा घर में कोई प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति के तो उसको सॉल्व किया जाए। पर्सनल प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि किसी प्रकार का हरासमेंट ना हो, वर्किंग कंडीशन वर्किंग प्लेस पे किसी प्रकार का बायसनेस ना हो, किसी ग्रेवांसेस है तो उसको सही तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये सारे क्या है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जितनी भी प्रॉब्लम्स है वर्किंग से रिलेटेड उसको सॉल्व किया जाए, यही क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है एचआरएम में। तो ये सारे के सारे चीजें क्या होती है, आपके ग्रुप का सही से डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, सही तरीके से ग्रुप बने, उस उनको मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाए, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ओके, इसके बाद में नेचर क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स का। तो नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये परवेसिव होता है, हर जगह हमको देखने को मिलता है। हमारे घर में भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है क्या, कि किसी फादर का क्या काम है, मॉम का क्या काम है, बच्चों का किस स्टेज ऑफ लाइफ में क्या काम है। ओके, तो हर किसी का क्या होता है, एक फंक्शंस बटे हुए रहते हैं और वो उसके हिसाब से अपने काम करते हैं। ऐसे ही हम किसी सोसाइटी में देखते हैं, तो सोसाइटी में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि लोग किस प्रकार से आपस में मिल करके काम करते हैं फॉर सोसाइटल वेलफेयर। हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमको ह्यूमन रिसोर्स देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में भी हमको ह्यूमन रिसोर्स देखने को मिलता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमको ह्यूमन रिसोर्स देखने को मिलता है। जहां पर भी लोग जो है काम कर रहे हैं और कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं, वहां पर हमको एचआरएम देखने को मिलेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट, है ना। ये पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग अलग होता है, जिसको अभी आगे हम समझेंगे कि पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। इट इज इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये उपयोगी होता है, चाहे वो लोअर लेवल के ऊपर हो या हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो, सीईओ सीएफओ लेवल पे हो। ओके, इट इज कंटेंट विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, है ना। इस कनेक्टेड क्या होता है, लोगों के मैनेजमेंट से। ओके, तो ये सारी की सारी क्या है, नेचर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये देख लेते हैं हम क्या कि डिफरेंस क्या होता है पर्सनल मैनेजमेंट एक व्यक्ति की मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ओके, सबसे पहले तो क्या है कि जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज concerned with the workforce and their relationship with the entity in known as personal management। यानी कि वर्किंग कंडीशंस हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्कर्स को और उनकी रिलेशनशिप एंटिटी के साथ में, मतलब कि बिजनेस के साथ में। इसके अलावा जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है, द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ मेन पावर ऑफ द एंटिटी। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स की आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आपने एक कंडीशन तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस कंडीशन को यूज करते हुए आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को। इसके बाद में क्या है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, अप्रोच क्या होती है आपके पर्सनल मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट में एज अ मशीन या टूल यूज किया जाता है मैन पावर को, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एज अ एसेट यूज किया जाता है। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, रूटीन फंक्शन होंगे, जो रूटीन वर्क है उसी को क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। जबकि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक फंक्शन देखते हैं
कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमको यदि ये पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास में है, इस क्वालिटी का है, ये उनकी क्या है वीक पॉइंट है, ये उनके स्ट्रांग पॉइंट है, और तो हम स्ट्रांग पॉइंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और वीक पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उसके तहत आपको क्या करना पड़ता है कि काम करना होता है। इसके बाद में बेसिक पे क्या होता है, जॉब इवेल्युएशन, कि आप एक जॉब का इवेल्युएशन करते हैं। यहाँ पर कि मान लीजिए कि एक दीवार बनाना है, तो आप उस मजदूर की स्किल के ऊपर पैसे नहीं देंगे, आप उस काम के ऊपर पैसे देंगे। आप बेसिक पे किसको बनाएंगे कि ये काम का क्या वैल्यू होना चाहिए, उसके हिसाब से आप उस मजदूर को पैसे देंगे, चाहे वो कितना भी स्किलफुल अच्छा हो या ना हो। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आप क्या देंगे, उनको रिम्यूनरेशन देंगे, उनको पे देंगे। ये बेसिक अंतर है पर्सनल मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसके बाद में क्या है आपका कम्युनिकेशन, क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, और यहां पर कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है। लेबर मैनेजमेंट में क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट होगा और यहां पर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, जहां पर बहुत से लोग एक साथ, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मजदूर संघ आपने सुना होगा, है ना, मजदूर संघ जहां पर रहते हैं वहां पर एक कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको देखने को मिलती है। एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मजदूर जुड़ते हैं, एक कलेक्टिव अप्रोच बनाते हैं कि हमको ये हमारी मांगे हैं ये, और उस मांग को मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अपने क्वांटिटी का यूज करके अपनी बातें मनवाते हैं और अपने पॉइंट को मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। यही कहलाती है क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है कि आप सीधे जाकर के मैनेजमेंट के सामने बात कर सकते हैं, आपको लोगों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यदि आपका जो मांग है वो फैक्चुअल है तो ऑटोमेटिक उसे माना जाएगा। तो ये अंतर है आपका क्या, पर्सनल मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसके अलावा क्या है, यहां पर इनिशिएटिव क्या होता है, पीस मेकर के रूप में बनाया जाता है, यहां पर इंटीग्रेशन के लिए बनाया जाता है ना। इनिशिएटिव यदि किसी किस्म का क्या हो रहा है, हमको फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस की जाती है, पीस मेकिंग की प्रोसेस की जाती है कि शांति बनी रहे। और यहाँ पर यदि किसी प्रकार का हमको फ्रिक्शन देखने को मिलता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में या मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात होती है कि किस प्रकार से कलेक्टिवली हम किसी डिसीजन तक के पहुंच सकते हैं। मैनेजमेंट एक्टिव एक्शन में क्या होता है, ये प्रोसीजरल है और ये क्या है, बिजनेस नीड है। ओके, इसके बाद में डिसीजन मेकिंग क्या होता है, स्लो होगी बिल्कुल, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिवली मतलब कि दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम हो रहा है। ओके, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जॉब डिजाइन क्या होगी, डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से होगी कि ये मजदूर जो है इस लेवल का है, ग्रेड ए का है, तो इसका जो है ये काम होगा। उसके बाद में जो लेबर की स्किल बेस के ऊपर क्या होगा, लोग जो है वो डिवाइड किए जाएंगे कि किस प्रकार से लेबर से वर्क लेना है। इसके बाद में यदि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप्स और टीम्स में काम होगा। ओके, और मेन फोकस क्या होता है, प्राइमरी फोकस ऑन मेंटेनेंस एक्टिविटीज लाइक एम्प्लॉय हायरिंग, रिक्रूटमेंट्स, ट्रेनिंग एंड हार्मनी। यहां पर क्या होता है कि लोगों को हायर करना, उनको रिक्रूट करना, उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और साथ में काम चलता रहे ऐसा आपके पास में वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका क्या रहता है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मेन पावर को यूटिलाइज करें, उनको एज अ एसेट डेवलप करें और लॉन्ग टर्म में उनका यूटिलाइजेशन करें फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। स्कोप क्या है ये देख लेते हैं अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ओके, स्कोप ऑफ एचआरएम क्या है, सबसे पहले कि एचआर की प्लानिंग, सारे एक्शंस कहां से स्टार्ट होते हैं, प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं कि ऑन पेपर हम अपने आइडिया को लेकर के आते हैं। ओके, उसके बाद में जॉब का डिजाइन क्या होगा,
किस प्रकार से काम करवाया जाएगा, क्या काम करवाया जाएगा, क्या उनके रोल्स होंगे, क्या उनके ड्यूटीज होगी, इसको डिजाइन करना। इसके बाद में सिलेक्शन एंड स्टाफिंग, इसके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके बाद में क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोजिशन एंड बेनिफिट्स, है ना, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है हमें, कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉय असेसमेंट, किस प्रकार से एम्प्लॉय को असेसमेंट प्रोवाइड करना है, उनको फीडबैक किस हिसाब से देना है, उनको उनका अप्रेजल किस हिसाब से करना है, उनको सही तरीके से गाइड किस हिसाब से करना है, उनको प्रॉपर असिस्टेंट प्रोवाइड करना। उसके बाद में यूनियन या लेबर रिलेशनशिप, कैसे यूनियन फॉर्म्स होंगे, उनसे हमको किस प्रकार से कोलैबोरेशन करना है, किस प्रकार से बात करना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे उनकी बातों को मानना है, कैसे एक कॉमन पॉइंट में पहुंचना है लेबर या यूनियन के साथ में। तो ये सारे के सारे स्कोप है आपके क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। और तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहली बात है ना, कि हम प्लान करें कि क्या हमें कौन से लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, किस लेवल के लोग चाहिए, और सही पर्सन को सही प्लेस पे हम कैसे प्लेस करेंगे, लोगों को कैसे सही वर्क प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद में डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब, कितनी हायरार्की आपको रखना है, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, कितना पावर डिलीगेशन होने वाला है, कितना राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कितनी ड्यूटीज प्रोवाइड की जाएगी। ये सारे के सारे क्या है आपके डिजाइनिंग ऑफ एनी जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे आएगा। इसके बाद में सिलेक्शन एंड स्टाफिंग, आप सिलेक्शन करते हैं और फिर उनकी स्टाफिंग करते हैं। ओके, इस आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया, रिक्रूटमेंट के बाद में आपने लोगों को क्या किया, सिलेक्ट किया रिक्रूटमेंट से, और वहां उसके बाद में आपने उनकी स्टाफिंग की है, मतलब कि उनको सही काम प्रोवाइड करवाया है कि आज से आपका ये वाली ड्यूटीज है जो आपको करनी है। तो ये क्या होती है आपकी स्टाफिंग प्रोसेस होती है, जिसके बारे में अभी हम आगे और समझेंगे। ओके, इसके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसके बाद में उनकी स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना, मतलब कि उनका डेवलपमेंट करना। उसके बाद में लेबर यूनियन रिलेशनशिप, लेबर और लेबर या यूनियन का, जो लेबर्स की यूनियन है उनके साथ में मैनेजमेंट का किस प्रकार से रिलेशनशिप है, कितना क्या प्रोसेस होगी अपनी ग्रेवियंसेस को रखने के लिए, क्या प्रोसेस होगी अपने बातों को रखने के लिए, मीटिंग्स किस प्रकार से की जाएगी, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा मैनेजमेंट का, कौन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपके यूनियन का। ये सारी चीजें किस में आती है आपके लेबर यूनियन लेबर रिलेशनशिप में। इसके बाद में क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, किस प्रकार से सिस्टमेटिक बनाया जाएगा प्रोसेस को, और उससे लोगों को सही तरीके से या एम्प्लॉयज को सही तरीके से क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो। तो ये है आपका क्या डेवलपमेंट की प्रोसेस। ओके, ग्रुप्स बनाए जाएंगे या इंटर ग्रुप रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स को ओवरऑल डेवलप कैसे किया जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। यही है आपके क्या स्कोप ऑफ। इसके बाद में क्या है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, कैसे कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या वेजेस दिए जाएंगे, क्या अदर बेनिफिट्स होने वाले हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, इसके अलावा फैमिली बेनिफिट्स, कितने आपको पेड हॉलीडेज दिए जाएंगे, कितनी पेड लीव्स दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, लोगों का नॉलेज ऑन बिहेवियरल साइंस एंड पर्सनल साइकोलॉजी टू बेटर इंसाइट इनटू अ वर्किंग एक्सपीरियंस, एस्पिरेशंस एंड बिहेवियर। ओके, तो लोगों के बिहेवियर को सही तरीके से समझना, उनको सही वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनको सही साइकोलॉजिकल स्पेस प्रोवाइड करना, ताकि लोग वो उस हिसाब से क्या कर सके, बिहेव कर सके अपने वर्किंग कंडीशंस में। और आखिरी में फिर क्या है एम्प्लॉय असिस्टेंस, उनको सही तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। ये सारी चीजें क्या आ जाएगी आपके स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाएगी। इसके बाद में क्या है फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स के। तो दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं,
एक होता है क्या मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरा होता है स्टाफिंग, या इसको हम बोल सकते हैं और फंक्शनल ऑपरेशनल फंक्शंस, है ना। ऑपरेशन फंक्शंस बोल सकते हैं स्टाफिंग को, और मैनेजरियल फंक्शंस तो ऑपरेशनल फंक्शंस होते हैं और आपके मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस में कौन कौन सी चीजें हो जाएगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद में उसके बाद में आपका जो स्टाफिंग या ऑपरेशनल फंक्शंस होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक्विजिशन, एब्जॉर्प्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस एंड रिटेंशन, मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट। ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, आपके ऑपरेशंस के पार्ट हो जाएंगे। ओके, ये दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं एचआरएम में। एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का स्टेप्स क्या होता है, ये कहाँ आता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट मतलब कि एक बड़ा सा फनल तैयार किया जाएगा रिक्रूटमेंट का। जैसे कॉलेजेस में होता है, कॉलेजेस में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट 100 लोगों का किया जा रहा है। उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस की जाती है। इसके बाद में क्या किया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट हो सकता है, मेडिकल टेस्ट हो सकता है। उसके बाद में क्या किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब कि उनमें से लोगों को छांटा जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा कि ये लोग हमारे पास में काम करने वाले हैं। उनकी फिर क्या होती है, स्टाफिंग होती है, मतलब कि सही लोगों को सही वर्क प्रोवाइड करना। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे नीड क्या है। हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हमको क्या समझ आएगा कि भाई यहाँ पे हमको एक अकाउंटेंट की जरूरत है। अकाउंटेंट की जरूरत का नीड हमको समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे कि जहां पर भी बीकॉम और एमकॉम पढ़ाया जा रहा है वहां पर जाकर के हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें। एप्लीकेशन को प्रोवाइड हमारे पास में आएंगे, हमारे पास में एप्लीकेशन आएंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड टेस्ट करेंगे, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका मेडिकल टेस्ट करेंगे, और आखिरी में क्या करेंगे, उनको ऑन द जॉब लिया जाएगा, सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका स्टाफिंग की प्रोसेस होगी। ओके, और उनको फिर अकाउंटेंट के जॉब में सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, आखिरी में क्या होगा, उनको ऑन द जॉब लिया जाएगा और उनको अकाउंटेंट की सीट में बैठा दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ अकाउंटेंट। तो ये क्या होती है, स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं स्टाफिंग का। इसके बाद में हम समझते हैं कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग क्या होती है। ओके, तो जैसे कि हमने समझा, सबसे पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में क्या चीजें होंगी, रिक्रूटमेंट में आप एक बड़ा सा फनल तैयार करेंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स आपके पास में आए। आप लिंक्डइन के थ्रू, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास में आए, एप्लीकेशन दे, ये आप बनाएंगे। या आप किसी कॉलेज में जाकर के भी कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के भी एक रिक्रूटमेंट का कैंपेन चला सकते हैं। तो क्या है, ये पॉजिटिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर लोग ऐड ऑन हो रहे हैं। ओके, तो ये होता है आपका क्या, रिक्रूटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, टू अट्रैक्ट द कैंडिडेट टू अप्लाई टू द वैकेंट जॉब। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। ज्यादा लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को स्कैन करने का मौका मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस उतनी ज़्यादा अच्छी बन पाएगी, आपको ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के लोग वहां से मिल सकते हैं। टू सर्च फॉर फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट आपके पास में आए। टू डिजाइन इंटायर प्रोसेस थ्रू विच एम्प्लॉय कैन इंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोसेस तैयार करना है जिससे नया एम्प्लॉय जो है आपके पास में आए। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है क्या, एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या क्या आ सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं आप किसी का, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा था आपको अप लेवल पे भेज सकते हैं। इसके बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक्सटेंशन ऑफ सर्विस हो सकता है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 1-2 साल के लिए आप रिटेन करके रख सकते हैं। इंटरनल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी मैनेजमेंट के लिए कोई बंदा चाहिए, तो आपने क्या करा कि इंटरनली आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हमको इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई रिक्रूटमेंट चाहिए। यदि ऑर्गेनाइजेशन में से कोई चाहता है कि मैं उस
सीट को फिल करूं तो वो आकर के इंटरव्यू दे सकता है। इसके बाद में क्या है, लैंड सर्विस और इनफॉर्मल सर्च। इनफॉर्मल सर्च मतलब कि आप इनफॉर्मली देख रहे हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, और हो सकता है कि वो किसी और सॉरी पोजीशन के लिए क्या हो सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। ओके, इसके तो ये क्या होते हैं, आपके इंटरनल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के। इसके बेसिक फायदे क्या हैं? इसके बेसिक फायदे हैं कि लो कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इंटरनली कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, आपको ज़्यादा रिक्रूटर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू प्रोसेस भी सिंपल रहेगा। आप जान रहे हैं एम्प्लॉय को पहले से, तो उसका वर्किंग कंडीशंस आपको पता है, आपको उसकी एबिलिटीज़ पता है, उसके जो है प्लस और माइनस दोनों पता है। एम्प्लॉयज़ आर अवेयर अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिसी एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को पहले से पता होता है कि वर्किंग कंडीशंस क्या रहने वाली है, वर्किंग कल्चर यहाँ का क्या रहने वाला है। इसके अलावा लेस ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व, ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन, लोगों को प्रमोशन के लिए आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि यदि आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आगे वाली पोजीशंस में भी आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा डिसएडवांटेजेस भी इसके कुछ हैं, जैसे कि ये एक्सपेंसिव हो सकता है किस कंडीशन में, कि मान लीजिए कि आपने 10 वैकेंसीज थी, जो नीचे के 10 लोग थे ऊपर आ गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लोअर लेवल पे है उनके लिए नया रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके, टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास में सैंपल कम है। ओके, हमारे पास में यदि 100 लोग काम कर रहे हैं तो आपके पास में केवल 100 ही लोग हैं जिनसे वो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को फिल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके पास में फनल बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो वो टाइम कंज्यूम कर जाएगा आपका। अनसर्टेनिटी आपके पास में रहेगी कि लोग आपको मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ओके, और यदि वो आपने दूसरी पोजीशन को फिल किया है तो वो हमेशा उस पोजीशन में रहेगा भी या नहीं रहेगा, इस चीज का क्या होगा, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। क्योंकि उसके पास में पहले से एक जॉब है, वो चाहे वो उसका मन करे तो क्या करेगा वो कि सर आई डोंट वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, आई वांट टू गो बैक टू माय प्रीवियस पोजीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अनसर्टेनिटी बनी रहेगी हमेशा, कि दोनों पोजीशंस जो है हमेशा आपके बफर जोन में बनी हुई है। ओके, उसके बाद में क्या है, डिमोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एज दे फील दैट देयर सर्विस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना। ये हो सकता है कि यदि आपने एक एम्प्लॉय को प्रमोशन प्रोवाइड किया और वो जो फिल करना था आपको पोजीशन आपने फिल कर दिया, तो दूसरे एम्प्लॉयज जो है वो डिमोटिवेट हो सकते हैं कि ये जो हमने सर्विस प्रोवाइड की कंपनी को, वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, वेस्ट हो गई, कि हमें वो पर्टिकुलर पोजीशन नहीं मिली है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, दूसरे जो एम्प्लॉयज है वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो ये आपका क्या है, डीमेरिट्स है इंटरनल सोर्स से आप यदि क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं तो। इसके बाद में एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब कि यदि कोई आपकी वैकेंट सीट हो रही है तो आप उसके बारे में क्या करें, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करें, एडवर्टाइजमेंट दें, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के साथ में आप जो है वो कोलेबोरेशन करें, उनके थ्रू जो है रिक्रूटमेंट लेकर के आए। एचआर मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म्स होती है उनके थ्रू, मतलब है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट्स कर सकते हैं, डिप्यूटेशन, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी लोग क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। और राइडिंग, मतलब कि दूसरों के एम्प्लॉयज को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ओके, इसमें सबसे जो कॉमन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, है ना। क्या है वो, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये 1959 में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और इसका जो अंडर सेक्शन S4 ऑफ दिस एक्ट, ये ऑब्लिगेट करता है किसी भी एम्प्लॉय को
एम्प्लॉयर को, जो कि 25 एम्प्लॉइज से वर्कर्स से ज़्यादा रखता है, टू नोटिफाई द नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ वैकेंसीज इन दैम बिफोर दे आर फिल्ड। ओके, यदि किसी किस्म का एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसी आती है तो उनको क्या करना होता है कि वो एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करे कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी हमारे पास में है और आपको इसको फिल करनी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर particularly useful in recruitment blue collar, white collar and technical workers। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, इसके अलावा ग्रे कॉलर और गोल्ड कॉलर वर्कर्स हम किसे कहते हैं। ओके, व्हाइट कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, जो हाई एलिट होते हैं या डेस्क जॉब जिनके पास में रहती है, स्ट्रेटेजिक जॉब जिनके पास में रहती है, सीएफओ लेवल का, सीईओ लेवल का जो काम करते हैं, या जो आपके फिजिकल वर्क ना करते हुए आप इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क जो लोग करते हैं, वो किस में आ जाएंगे, आपके व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स में क्या आएंगे, जो मैनुअली काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो, कंसल्टेंट में हो, मार्केटिंग में हो, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे आपके, सॉरी मार्केटिंग में नहीं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में हो, फिजिकल लेबर हो, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो, लेबर हो, टिपिकली आप क्या हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, तो आप किस में आ जाएंगे, ब्लू कॉलर वर्कर्स में आ जाएंगे। ओके, इसके अलावा क्या है आपका ग्रे कॉलर। ग्रे कॉलर क्या होते हैं, ये व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर के बीच के लोग होते हैं। ओके, जिनका सेमी फिजिकल वर्क होता है, इनमें फिजिकल वर्क भी है और मेंटल वर्क भी है, दोनों वर्क का जहां पे कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है, वो आते हैं आप क्या, ग्रे कॉलर वर्क, जो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर के बीच वाले लोग होते हैं, जिनमें फिजिकल वर्क भी आएगा और मेंटल वर्क भी आएगा। ओके, और गोल्डन कॉलर क्या होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉयर, फॉर एग्जांपल टीचर, साइंटिस्ट, ये सारे लोग किस में आएंगे, आपके गोल्ड कॉलर वर्कर्स में आएंगे, जो एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं और उसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, गोल्डन कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तो ये होते हैं क्या, आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज। ये अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है क्या, जो आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ क्या है, रिक्रूटमेंट है। इसमें क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक प्रोफेशन को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल हम सीए का एसोसिएशन देखते हैं, हम मेडिकल एसोसिएशन देखते हैं, हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का एसोसिएशन देखते हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन देखते हैं। तो इस प्रकार की एसोसिएशंस एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है या मेंबरशिप प्रोवाइड करती है और वहां से लोगों को रिक्रूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सीए को किसी को रिक्रूट करना है तो क्या करेगा वो, कि जिसके पास जो मेंबर हो सीए काउंसिल का, वहां से वो क्या करेंगे, लोगों को रिक्रूट करेंगे जिनके पास में मेंबरशिप होगी ऑल इंडिया सीए एसोसिएशन की, चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन की। ओके, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, एसोसिएशन से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वैकेंसी के बारे में पता चले। डिप्यूटेशन, द अनदर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन डिप्यूटेशन, फॉर एग्जांपल सेंडिंग एन एम्प्लॉय टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 2 or 3 years। किसी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करा जा रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भेजा जा रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटी ड्यूरेशन के लिए भेजा जाता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में यदि ज़रूरत है तो
आप लोगों को वहां एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, डिप्यूटेशन कहा जाता है। ये मेथड यूज की जाती है ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही, प्राइवेट सेक्टर्स में हमको ये देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में क्या, कैंपस रिक्रूटमेंट है। कैंपस रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस ये है कि भाई बहुत सारे लोग आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, आपको एक लेवल के लोग ज्यादातर मिल जाते हैं एक जगह पर। आपको टेक्निकल फैसिलिटी कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड, ओके। वहां पर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज करने मिल जाता है। वहां पर आपको असिस्टेंस मिल जाता है यूनिवर्सिटी का, कि आपके किस लेवल के लोग चाहते हैं आप, या उनका मेंटल लेवल क्या है आपके कैंडिडेट्स का, उसका एक ओवरव्यू आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल जाता है, ओके। इसके बाद में क्या है, वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को मिल जाता है कि जैसे जैसे बात पता चलती है वर्ड ऑफ माउथ से भी लोगों को वैकेंसीज के बारे में पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज खाली है, आप जा करके वहां पर अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, राइडिंग और कोचिंग, ओके। ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट में बाय राइवल फर्म्स से आप क्या कर सकते हैं, उनके जो टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है उनको क्या कर सकते हैं, अपने पास में बुला सकते हैं, अपने पास में उनको अच्छा उनसे ज़्यादा अच्छा तरीके का ऑफर दे करके अपने साथ में अटैच कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, राइडिंग या कोचिंग कहलाता है, ओके। कि आप अपने राइवल से या अपने अपोजिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के जो हाईली क्वालिफाइड हाईली परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है उनको अप्रोच करके उनको ज़्यादा अच्छा ऑफर प्रोवाइड करके वहाँ से लोगों को एक्वायर कर सकते हैं। तो यही कह रहा था क्या, राइडिंग, ओके। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा कि लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंटेड कैंडिडेट्स, आपको बहुत सारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या है आपके पास में कि अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट, आपके पास में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद में क्या है, प्रोवाइड्स हेल्दी कंपटीशन अमॉन्ग जॉब सीकर्स, जॉब सीकर्स के बीच में एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। और इसके डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूम कर लेता है आपका बहुत सारा, कि आपको बहुत सारे लोगों को ढूंढना है, उनसे उनका इंटरव्यू लेना है, उनकी शॉर्टनिंग करना है और उसके बाद में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना है, लोगों को सिलेक्ट करना है। अनफेमिलियरली विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो कैंडिडेट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में फेमिलियर नहीं है। डिस्करेज द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड दे मे फील वेल्टेबल, ओके। कि वो क्या होते हैं कि भाई वो जो एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉय है और कोई हायर पोजीशन यदि ओपन हुई है तो वो चाहेंगे कि हम हायर पोजीशन में जाएं, ताकि क्योंकि हमको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, हमको वर्किंग कंडीशंस के बारे में पता है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे या परफॉर्म कर पाएंगे इस हायर पोजीशन में कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉय विच इज कमिंग फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कि बाहर का कोई बंदा आकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन को होल्ड करेगा तो ऑटोमेटिक आपको ये लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं ही परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से जानता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक डीमेरिट होगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज डिमोटिवेट फील करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसके बाद में क्या है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, रिक्रूटमेंट के बाद में क्या किया जाता है, बहुत सारा फनल को यूज, फनल में लोगों को लाया जाता है और उनसे उनसे बहुत कम लोगों को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इसको एक क्या कहा जाता है, नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम छटनी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं लोगों को। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, जो कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से कम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसकी प्रोसेस होगी सबसे पहले एक इनिशियल आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, कि आपका
एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इसके बेसिस पे इसके बाद में सिलेक्शन टेस्ट लिया जाएगा, नॉलेज का टेस्ट, एक्सपीरियंस का टेस्ट, इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होगा, इसके बाद में रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा कि कोई रेफरेंस तो नहीं है या कोई बैकग्राउंड इनका क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, प्रीवियस प्रोजेक्ट क्या है। इसके बाद में सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा, सिलेक्शन का डिसीजन हो गया, उसके बाद में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन में पास होने के बाद में जॉब ऑफर दिया जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन किया जाएगा कि ये कंडीशंस रहेगी आपके एम्प्लॉयमेंट की, कि आपका सीटीसी इतना रहेगा, आपको इतने हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपका ड्यूटीज रहेगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, इतनी पावर आपको डेलीगेट की जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है और उसको साइन किया जाता है बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है किसकी, सिलेक्शन की इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सिलेक्शन टेस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक क्या होता है एबिलिटी का टेस्ट, दूसरा होता है पर्सनैलिटी का टेस्ट। ओके, पर्सनल का टेस्ट कि आपकी किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। ओके, तो एक एक करके हम समझेंगे दोनों चीजों को। ठीक है, एबिलिटी में क्या चीज होगी, आपकी एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा कि आप में क्षमता कितनी है, अचीवमेंट टेस्ट होगा कि आपने प्रीवियसली कितनी अचीवमेंट किए हुए हैं, कितने आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, कितने लोगों की टीम को हैंडल किया हुआ है। इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा और जजमेंट टेस्ट होगा कि आपकी जजमेंट करने की एबिलिटी कितनी है। तो ये सारी चीजें आप में किस में आ जाएगी, एबिलिटी के टेस्ट में आ जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी के टेस्ट में क्या क्या आएगा, आपका इंटेलिजेंस लेवल, इंटरेस्ट टेस्ट कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ओके, इसके अलावा पर्सनैलिटी इन्वेंट्री टेस्ट कि किस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी है, कितने आप फ्रेंडली है, कितने आप इंट्रोवर्ट है, कितने आप एक्सट्रोवर्ट है, किस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी है और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इन्वेंट्री किस प्रकार से आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट कि आपका विजन कितना लंबा चौड़ा है। ओके, आप क्या विजन रखते हैं, कितना लंबी सोच रखते हैं, कितना आपका ब्रॉड माइंड सेट है, इसको समझा जाएगा। और आखिर में क्या है, एटीट्यूड टेस्ट कि किस प्रकार का आपका एटीट्यूड है टूवर्ड्स एनी रिस्की सिचुएशन, टूवर्ड्स एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आप स्टैंड कैसे लेते हैं, आप आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमन क्या है, आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क क्या है, आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स नेगेटिव सिचुएशन क्या है। इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। तो ये दो प्रकार के आप टेस्ट मान सकते हैं, दो टाइप के टेस्ट आप मान सकते हैं, जिसमें क्या है एबिलिटी का टेस्ट है और दूसरा पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ओके, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती है। ओके, सबसे पहले क्या है कि रिक्रूटमेंट एक टेक्निकली प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। ओके, और ये क्या है, सिलेक्शन फॉलोस रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन किसको फॉलो करता है, रिक्रूटमेंट को, यानी कि पहला रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी, उसके बाद में क्या होगा, सिलेक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट है वो क्या होता है, द आइडेंटिफाई एंड इनकरेजिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स कि आप पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको एनकरेज करें टू अप्लाई फॉर द वैकेंट पोजीशन। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट। ओके, जो रिक्रूट किए हुए जितने भी लोग हैं उनमें से आपको बेस्ट पर्सन को क्या करना है, रिक्रूट करना है, उसको सिलेक्ट करना है। ओके, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव एज इट एम्ड at increasing the number of job seekers applicants for wider choice और increasing the selection ratio। ओके, तो आपको क्या करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है एनकरेज करना होता है कि आप लोग जो है हमारे पास में अप्लाई करें, जॉब सीकर्स की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा रखें, इसीलिए ये पॉजिटिव प्रोसेस है। और ये सिलेक्शन क्या होती है, एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि आप लोगों को क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं, लोगों की छटनी करते हैं, हटाते हैं अपनी लिस्ट से फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप लोगों के क्वालिफिकेशन के ऊपर जजमेंट करते हैं कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लायक है या नहीं है कैंडिडेट, और फिर
जो लोग सेलेक्ट किए हुए होते हैं उनको आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व सर्चिंग, और रिक्रूटमेंट क्या होती है, इन्वॉल्व करती है सर्चिंग, सिलेक्शन इन्वॉल्व कंपेयरिंग दोज ऑलरेडी सर्च, आपको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है जो ऑलरेडी सर्च लोग हैं उनमें से। ओके, तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।